गाइज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में आप लोग को जानकारी है ही। 10% का कोटा ईडब्ल्यूएस का। मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल है कि ईडब्ल्यूएस का कोटा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस किया, बताए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर इनकम कट ऑफ क्या होती है, मतलब कितनी है इनकम कट ऑफ, यानी कि एक मतलब व्यक्ति है उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट कब मिलेगा कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, राइट? कितने लाख रुपए से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि किसको पता है इस चीज का आंसर कि इनकम कट ऑफ इसके अंदर क्या है। क्योंकि इनकम कट ऑफ से रिलेटेड ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। क्योंकि हुआ यह था कि अक्टूबर 2021 में नीट एस्पिरेंट्स ने एक पिटीशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने पिटीशन में पूछा है सरकार से कि 8 लाख रुपए का एनुअल इनकम क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों लिया गया है। 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया क्या चीज देखकर लिया गया है? तो ये इन्होंने पूछा कि जो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है नीट मेडिकल एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी में, 10% का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन की एलिजिबिलिटी के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी के लिए 8 लाख रुपए एनुअल इनकम क्यों रखी गई है? तो ये सवाल है। तो इस पर सरकार ने या फिर आप कह सकते हैं सरकारी कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इनकम इन्होंने 8 लाख की जो डिसाइड करी है वो बिल्कुल की जा सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी पर ही हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बट बिफोर दैट आपको बता दें गाइस कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का जो कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटा जो है 10% का, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको जो है वो शामिल किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें हमने हमारे आर्टिकल 15 और 16 को जो है वो अमेंड किया था, और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये ऐड किस पर्पस के लिए किया गया? इकोनॉमिक रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए जो है वो किया गया कि नौकरियों में और जो शिक्षा संस्थान जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, राइट, तो उनको आर्थिक आरक्षण जो है वो दिया जाए, इकोनॉमिक रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया जाए। और ये शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है, इनके लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा जो है वो लाया गया, राइट। यानी कि जो गरीब लोग जो हैं, जो कि जिनको रिजर्वेशन का पॉलिसी 50% रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अंदर नहीं मिल पाता है, तो उन गरीबों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए, उनके कल्याण के पर्पस के लिए ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा जो है वो लाया गया 10% का। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकती हैं। इसमें इनकम क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने वाला जो क्लॉज था वो इंट्रोड्यूस किया गया एक नोटिफिकेशन के थ्रू 17 जनवरी 2019 को। इसमें कुछ कंडीशन जो है वो रखी गई कि किस प्रकार से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसमें पहली बात तो ये मेंशन की गई कि उस पूरी फैमिली के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चरल जमीन नहीं होनी चाहिए, यानी कि परिवार के पास 5 एकड़ कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। उनके पास 1000 वर्ग फुट का, स्क्वायर फीट का आवासीय फ्लैट, रेसिडेंशियल फ्लैट या 100 या 200 स्क्वायर यार्ड का या उससे ऊपर का नोटिफाइड या नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में, यानी कि अधिसूचित या गैर अधिसूचित नगर पालिका में 100 या 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सॉलिड तरीके से इनके पास बड़ा मकान नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही 5 एकड़ से ज्यादा का एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये लैंड भी देखेंगे कि कितनी जमीन जो है वो आपकी फैमिली के पास है, तो उसको देखने के बाद जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिपोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट करी है कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें ये चीज मेंशन करी है कि 8 लाख रुपए जो है वो बिल्कुल सही बैलेंस है, राइट, उपयुक्त राशि है 8 लाख रुपए। कमेटी ने कहा है कि 8 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया है ये ओवर इंक्लूजन और इंक्लूजन एरर के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल रीजनेबल है।
या फिर आपको अगर मैं बोलूं कि इन्होंने उचित सीमा की जो बात करी है वो इसलिए करी है, आपको ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखना। इन्होंने सिंपल आपको ये चीज जो ध्यान में रखना है कि इन्होंने कहा है कि 8 लाख रुपए जो है वो ओबीसी के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ओबीसी के लिए जो इनकम क्राइटेरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो क्रीमी लेयर का जो कट ऑफ हम लोग को देखने को मिलता है कि क्रीमी लेयर कट ऑफ की जो जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वो उनको जो है वो ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में जो है वो आ जाएंगे, उनको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा था, सेम इसके लिए भी 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया जो है वो रख दिया गया। और आज की रेट में आपको बता दें इसकी इफेक्टिव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो भी 8 लाख रुपए की है इंडिविजुअल के लिए। और कम्युनिटी ने यही चीज देखी कि ग्रॉस एनुअल इनकम लिमिट 8 लाख रुपए की पूरी फैमिली के लिए जो होती है वो रीजनेबल होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के इंक्लूजन के लिए। तो 8 लाख रुपए एक इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं हो रही है, उसकी पूरी फैमिली की इनकम की बात हो रही है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक फैमिली के अंदर अगर 8 लाख रुपए से कम की अगर उनकी इनकम है, फैमिली इनकम है, तो उनको जो है वो ईडब्ल्यूएस में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और भी दूसरे फैक्टर देखे जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वो देखा जाएगा। बट हालांकि ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़े से नियम जो है वो सख्त है। किस प्रकार से नियम सख्त है? तो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के अंदर चेक ये किया जाता है कि जिस ईयर में एक व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके 1 साल पहले की इनकम चेक की जाती है कि उनकी इनकम कितनी है। बट अगर बात करें ओबीसी के क्रीमी लेयर के अंदर तो उसमें पिछले 3 जो साल हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, लास्ट 3, तो उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम चेक की जाती है, राइट। तो ये एक चीज है कि इसमें तो बिल्कुल लास्ट ईयर चेक किया जाता है कि कितनी उनकी फैमिली इनकम रही है। दूसरी बात की बात करें तो ओबीसी क्रीमी लेयर के केस में इनकम जो होती है सैलरी से आने वाली, एग्रीकल्चर से आने वाली, या ट्रेडिशनल आर्टिशनल प्रोफेशनल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पारंपरिक कारीगर व्यवसाय जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे जो होने वाली आय होती है, उससे जो होने वाली इनकम होती है, उसको हटा दिया गया, उसको बाहर रखा गया है। बट ईडब्ल्यूएस के अंदर जो 8 लाख का क्राइटेरिया, उसमें सभी सभी सोर्सेज से अगर इनकम हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको ऐड किया जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर के अंदर जो इनकम, जो सैलरी की इनकम होती है, या एग्रीकल्चर से आने वाली जो इनकम होती है, या जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, आर्टिशनल प्रोफेशनल्स, राइट, कारीगर व्यवसाय जिनका होता है, पारंपरिक कारीगर व्यवसाय, उससे जो वो इनकम जनरेट करते हैं वो 8 लाख में ऐड नहीं किया जाएगा। बट ईडब्ल्यूएस में सभी सोर्स ऑफ इनकम को ऐड किया जाता है, राइट। और सेम कट ऑफ तो हालांकि इन्होंने रखा है, बट इन्होंने कंपोजिशन उसका अलग कर दिया, राइट। यानी कि 8 लाख रुपए इनकम तो सेम रखी है, बट ईडब्ल्यूएस में सभी सोर्स की इनकम का 8 लाख रुपए रखा गया है। बट ओबीसी में वो सभी सोर्स की इनकम का 8 लाख रुपए नहीं है, वो हमें देखने को मिलता है कि एक जनरल रखा गया, उसमें से बहुत सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनिफॉर्म इनकम बेस्ड थ्रेशोल्ड जो है वो होना चाहिए, और इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा है, राइट। और कहा है कि इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी के लिए, आर्थिक और सामाजिक नीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टारगेटेड तरीके से हम लोग जो वाकई में जिसको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको जो है वो दे सकें, राइट। टारगेटेड बेनिफिशियरी के लिए है ये। और इवन एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, यदि हमने कुछ भी चेंजेस किए, राइट, पॉलिसीज के अंदर, यानी कि रिजर्वेशन की पॉलिसीज के अंदर, तो कुछ भी अगर हमने चेंजेस किए तो एकदम से नया क्राइटेरिया अडॉप्ट करने में एक तो टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, और बहुत सारी प्रोसेस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। चाहे अगर बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशंस की, या फिर इवन जॉब्स के अंदर भी, तो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हर एक लेवल पर चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम। और इवन जैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर ये भी एक स्ट्रिक्ट चीज है कि एक व्यक्ति की अगर लेट से की इनकम जो है, यानी कि उसकी फैमिली इनकम की भी अगर हम बात करें 8 लाख रुपए से कम है, बट अगर उसकी फैमिली के पास 5 एकड़ या उससे ऊपर की एग्रीकल्चरल लैंड है, जमीन है, तो उसको ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट से बाहर कर दिया जाता है। तो ये वाली चीज भी स्ट्रिक्ट है इसके अंदर। और कमिटी ने हालांकि रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया जो है उसको ऑमिट कर दिया है, उसको हटा दिया है, राइट। आवासीय संपत्ति मानदंड को पूरी तरह से हटा दिया है, लेकिन 5 एकड़ कृषि भूमि मानदंड को बरकरार रखाएगी। ये चीज जरूर चेक की जाएगी कि 5 एकड़ अगर कृषि भूमि उनके पास है तो उनको इसका बेनिफिट, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। और मतलब इसको बेसिकली अभी इस पूरे क्राइटेरिया को मॉनिटर किया जा रहा है, 3 साल तक मॉनिटर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा उसमें चेंजेस की आवश्यकता है या नहीं, और चेंजेस की आवश्यकता होगी तो फिर उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक ईडब्ल्यूएस के बारे में। ये 8 लाख का क्राइटेरिया आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।